सो वेलकम बैक दोस्तों। हम अपनी दूसरी वीडियो लेके आ गए हैं। यूनिट 1 पढ़ रहे थे हम, जिसमें हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था जिसका नाम था इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो पिछले यूनिट में हमने इंट्रोडक्शन देखा था अपनी बॉडी की का पूरा हमने बताया था, जितने भी सिस्टम्स हैं सारी चीज़ें बताई थी उसके अंदर। लेकिन आप लोग, मुझे पता है आप लोग टेंशन में होंगे क्योंकि मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन आउट नहीं किया था। क्योंकि इस वाले चैप्टर में एक्सप्लेन वाली कोई भी ऐसी चीज़ है नहीं अभी, क्योंकि आपसे अगर इस चैप्टर में से कुछ आता है तो आपसे सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन के लिए पूछा जाएगा। आपके लिए ज़रा भी डीप नहीं जाना है आपको, बस मेन जो आपके टॉपिक्स थे जैसे लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर हमने केमिकल लेवल, सेलुलर लेवल, इन सब की डेफिनेशंस के बारे में बात की थी। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके आप उसको देख लीजिए, क्योंकि उसको देखेंगे तभी आगे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो हम बात कर रहे थे कि हमने जितने भी सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था वो हमने एक नॉर्मल डेफिनेशन के बेस पे पढ़ा था और थोड़ा थोड़ा हमने एक्सप्लेनेशन उसका दिया था। तो इस चैप्टर के अंदर आपको बस थोड़ा सा ही डीप जाना है, ज़्यादा जाना नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर के बाद जो आपकी एचएपी के आगे वाले सब्जेक्ट्स मतलब वो आने वाले हैं, यूनिट्स आने वाले हैं, उसके अंदर इस बिल्कुल क्लियरिटी से पूरे पूरे चैप्टर आपके पास आएंगे। कार्डियोवैस्कुलर, डाइजेस्टिव, सब सारे सिस्टम्स के ऊपर एक एक चैप्टर आएगा। उसमें आपको बहुत ज़्यादा डीप जाके समझाया जाएगा। इसके अंदर फ़िलहाल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ आता नहीं है। बस क्या आता है, आपको डेफिनेशन लिखने के लिए आएगी और कुछ आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपसे पूछा जाएगा। इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उस टॉपिक में से ही आता है इस चैप्टर में, और बाकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, इनकी डेफिनेशन आती है जो कि हमने पहले डिस्कस कर ली थी पूरी तरह से। तो हम आज स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक, होम्योस्टेसिस। सो गाइस, होम्योस्टेसिस होता क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं पूरी। तो होम्योस्टेसिस दो वर्ड से मिलके बना है जिसको बोलते हैं हम होम्यो और स्टेसिस। होम्यो का मतलब होता है सेम और कांस्टेंट, मतलब सेम, और स्टेसिस का मतलब होता है स्टेट के। अलग अलग चीज़ की अलग अलग स्टेट है। कोई इंसान अगर बैठा हुआ है अभी तो उसकी स्टेट रेस्ट होगी, और वो एकदम से मोशन करने लगे तो वो मोशन स्टेट में आ जाएगा। तो अलग अलग तरह की स्टेट होती हैं हमारे अंदर। तो हम होम्योस्टेसिस में मेजरली ये पढ़ने वाले हैं कि एक सिंपल से हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि होम्योस्टेसिस में होता क्या है। तो होम्योस्टेसिस के अंदर हम दो इन्वायरमेंट को कंसीडर करते हैं। इसके अंदर आता है एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और एक आता है इसके अंदर इंटरनल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले इसको देखते हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है जो हमारी बॉडी के बाहर का इन्वायरमेंट है, जैसे हमारे सराउंडिंग का एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है, प्रेशर है, और जो भी हमारे मतलब आउटसाइड द बॉडी जो जितनी भी कंडीशंस जो हैं उन सबको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हम कंसीडर करते हैं। और इंटरनल इन्वायरमेंट की अगर बात करें, वो हमारी बॉडी के अंदर का इन्वायरमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट। तो इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर क्या होता है, दोनों के अंदर एक बैलेंस बने रहने को ही हम क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस। जैसे कि बाहर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, 50 डिग्री सेल्सियस पे हमारा बाहर का टेम्परेचर पहुंच गया है, तो जो हमारी बॉडी है वो ऑटोमेटिक थोड़ा सा अपना टेम्परेचर डाउन कर लेगी। वो इसलिए करेगी क्योंकि हमारी बॉडी में ज़्यादा हम लोगों को ज़्यादा गर्मी ना लगे। तो ये जो टेम्परेचर कम करने की जो कंडीशन है वो होम्योस्टेसिस कराता है हमारी बॉडी के साथ। ये एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल था। तो हम बेसिकली ये कह सकते हैं जो वो कंडीशन होती है होम्योस्टेसिस जिसके अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आपस में कांस्टेंट होता है, मतलब सेम होता है। अगर बाहर का जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर कोई चीज़ देखने को मिलेगी तो वो जाहिर सी बात है अंदर का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसमें अपने आप ऑटोमेटिक चेंज आ जाता है। तो बेसिकली होम्योस्टेसिस एक सिंपल सी चीज़ है जो हमने अभी समझ ली। जो कांस्टेंट वाली बात कर रहा हूँ वो ऐसी बात कर रहा हूँ जैसे बाहर कुछ चेंज आता है। फॉर एग्जांपल अभी आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, जैसे बाहर कोई भी चीज़ में चेंज आता है, हमारे बाहर आप ये समझिए पैथोजेंस वगैरह हैं और वो हमारी बॉडी के अंदर आ गए, तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर क्या होगा, एक चेंज देखने को मिलेगा। WBCs एक्टिव हो जाएंगी और वो जाकर ब्लड के जरिए उस पैथोजन के मारने की कोशिश करेंगी। तो ये हमारा बेसिकली होम्योस्टेसिस होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं।
तो होम्योस्टेसिस के अंदर हमने स्टार्ट किया था। अब हम आते हैं अपने अलग टॉपिक पर, होम्योस्टेसिस कंट्रोल मैकेनिज्म। ये जो होता है होम्योस्टेसिस, ये कैसे कंट्रोल होता है? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो है वो कोऑर्डिनेशन की वजह से होता है, वो भी दो चीज़ों की। एक तो न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड की वजह से, न्यूरॉन प्लस एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड आपको पता होगा, ये एक तरह के ग्लैंड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, और इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड आते हैं, जो कि हमने पिछले वीडियो में बात भी की थी उसकी थोड़ी सी। तो और न्यूरॉन, न्यूरॉन तो पता ही है, पूरा नर्वस सिस्टम जो है वो न्यूरॉन से मिलके बना है। तो नर्वस सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो हम न्यूरो लगा देते हैं अपने किसी भी मतलब सेंटेंस में। जब भी न्यूरो आएगा वो नर्वस सिस्टम की बात करते होंगे तब आएगा। तो मेंटेन अगर करने के लिए होम्योस्टेसिस की बात आए तो ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे इसके अंदर तीन कंपोनेंट आते हैं, तीन तरह के मैकेनिज्म चलते हैं। जैसे एक होता है सेंसरी रिसेप्टर, एक होता है कंट्रोल सेंटर, और एक होता है इफेक्टर। ये तीनों चीज़ें क्या है, इसको बारी बारी से समझ लेते हैं। सेंसरी रिसेप्टर्स वो होते हैं, जैसे बाहर से कोई भी चीज़ हम महसूस कर रहे हैं, वो हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स पे आकर हमको सेंस होगी। हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ बाहर से हमारे अंदर आई। जैसे अगर बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो वो सेंसरी रिसेप्टर अपने डिटेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में वो पूरा सिग्नल कहाँ लेकर जाएंगे, वो लेकर जाएंगे हमारे सीएनएस में। सीएनएस होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड्स आती हैं, नर्व्स आती हैं, ये सब आती हैं। वो हमारे कहाँ लेकर जाएगा, सीएनएस के अंदर लेके जाएगा। सॉरी, नर्व्स पीएनएस में आती हैं। तो थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये सब ब्रेन के पार्ट्स हैं, यहाँ तक लेकर जाएगा। कंट्रोल सेंटर से जब वहाँ पर बात पहुँचेगी तो वो एक्शन लेगा कि कहेगा कि बाहर भाई बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और बॉडी को बहुत ज़्यादा हीट हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो हमें इसका टेम्परेचर थोड़ा घटाना चाहिए। वो इफेक्टर के ज़रिए, वो न्यूरॉन्स के ज़रिए दोबारा से कहाँ पहुँचेगा, इफेक्टर तक पहुँचेगा, जो कि एक्शन शो करेगा। उसको हम बोलते हैं, इन तीनों के बारे में हमने बारी बारी देख लिया कि सेंसरी रिसेप्टर क्या होता है, कंट्रोल सेंटर हमारा ब्रेन जो कि सेंटर है, जो कि सिग्नल को एक्सेप्ट कर रहा है, जो कि सेंसरी रिसेप्टर से आ रहा है, और कंट्रोल सेंटर क्या कर रहा है, अपना एक एक्शन प्रोवाइड कर रहा है हमारे इफेक्टर के ज़रिए। तो ये एक चार्ट के फॉर्म में दे रखा है, आप देख सकते हैं कि रिसेप्टर है, ये सेंस करेगा कि बाहर से क्या चेंज आ रहा है बॉडी की, मतलब बाहर से कौन सा चेंज आ रहा है बॉडी में। तो वहाँ से ये जाएगा सीधा कंट्रोल सेंटर के पास इसका मैसेज, वहाँ से इफेक्टर के ज़रिए ये रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, जो भी बैलेंस इम्बैलेंस होगा होम्योस्टेसिस वो ये करके दिखाएगा। आई होप इतना आपको अब तक समझ आ गया होगा। अब हम आगे अपना बढ़ाते हैं इसको। अगले इसके बाद आता है हमारा सिंपल टेम्परेचर कंट्रोल। उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पर दो तरह के वो होते हैं फीडबैक सिस्टम। अब ये फीडबैक सिस्टम होता क्या है, इसकी बात कर लेते हैं। इफेक्टर को ही फीडबैक सिस्टम भी बोलते हैं। इफेक्टर जो हमने पढ़ा है उसको ही फीडबैक सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक चीज़ लिखी है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। इन दोनों के बारे में हम बारी बारी से बात कर लेते हैं। जो फीडबैक सिस्टम होता है वो फीडबैक सिस्टम दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। जो हमारा सीएनएस करवा रहा है हमारे इफेक्टर के ज़रिए, इफेक्टर को ही फीडबैक सिस्टम भी हम कंसिडर कर सकते हैं। तो ये फीडबैक सिस्टम दो तरह के होते हैं। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में क्या होता है कि अगर हमारे अंदर कोई चीज़ की कमी हो रही है, हमारी बॉडी को कोई चीज़ चाहिए, तो उस वाली फेज़ के अंदर क्या होता है कि जो हमारी जो बॉडी के अंदर कमी हो रही है उसको वो इंक्रीज़ कर देता है, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। और जो निगेटिव फीडबैक सिस्टम होता है वो डिक्रीज़ कर देता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम इंसुलिन का एग्जांपल हम ऐसे लेते हैं कि जब किसी इंसान के अंदर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है किसी इंसान को, तो बहुत ज़्यादा उसके अंदर ग्लूकोज का इंटेक बढ़ रहा है, उसके ग्लूकोज का इंटेक प्लस वो ग्लूकोज मतलब बहुत ज़्यादा शुगर की चीज़ें खा रहा है, ऊपर से उसके अंदर ग्लूकोज इंक्रीज़ होता जा रहा है बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर। तो वो मैसेज कहाँ पहुँचेगा, वो हमारा पहुँचता है सीधा सीएनएस में। सीएनएस पैनक्रियास को एक्टिव करता है, जिसकी वजह से वो
इंसुलिन की मात्रा इंक्रीज़ करने लगती है। वो जो इंक्रीमेंट ऑफ इंसुलिन हुआ है यहाँ पर, उसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, क्योंकि वहाँ पर बॉडी के अंदर कोई चीज़ की ज़रूरत है, वो इंक्रीज़ कर रहा है उसको, तो वो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में आता है। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम में किसी चीज़ को डिक्रीज़ करना है तब नेगेटिव फीडबैक सिस्टम आता है। तो अब बारी बारी से हम इनके एग्जाम्पल्स की बात कर लें। आई होप आपको समझ आया होगा पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम और नेगेटिव। बॉडी को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम उसमें हेल्प करेगा उस चीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए। अगर बॉडी में कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रही है तो उसको डिक्रीज़ करने के लिए नेगेटिव फीडबैक सिस्टम काम करेगा। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम का एक एग्जाम्पल हम चाइल्ड बर्थ पे ले लेते हैं। कोई प्रेग्नेंट लेडी है, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जब डिलीवरी होती है तब ऑक्सीटोसिन की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से हमारे जो फीमेल्स का यूट्रस होता है उसको थोड़ा सा उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन आए, जिससे ईजिली डिलीवरी हो सके किसी भी बच्चे की। तो ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है, और अगर वो थोड़ा सा कम रिलीज़ हो रहा है तो क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम की वजह से क्या होता है, वो ऑक्सीटोसिन एट द सेम टाइम ज़्यादा इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो यूट्रस है उसको ऑक्सीटोसिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए वहाँ पर ऐसा होता है। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम की बात कर लें तो इसके अंदर एक बहुत कॉमन एग्जांपल आता है, जो कि हमारे पीपीटी में दे भी रखा है। टेम्परेचर कंट्रोल। वो कैसे होता है, किसी इंसान को अगर फीवर आता है तो उसका जाहिर सी बात है टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है बहुत ज़्यादा। वो 98 99 तक पहुंच गया, या फिर 100 मान लीजिए 100 तक पहुंच गया, तो उसकी बॉडी और स्किन क्या हो जाएगी, उसमें से हीट निकलने लगेगी। कभी भी आपने देखा होगा किसी इंसान को, किसी भी बंदे को अगर बुखार आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो उसकी स्किन में से बहुत ज़्यादा हीट निकलती होती है, तो वो हीट निकलने लगती है, तो वो स्किन की जो हीट होती है वहाँ से रिसेप्टर्स हमारे लेकर जाते हैं पूरा सिग्नल हाइपोथैलेमस तक। हाइपोथैलेमस सीएनएस का एक पार्ट, ब्रेन का एक पार्ट, वो रिस्पॉन्स में क्या करता है, वो टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर होता है हमारी बॉडी के अंदर, टीआरसी जिसे बोलते हैं। टीआरसी को वो एक्टिव कर देता है, और वो जब वो एक्टिव करता है टीआरसी को, तो वो डायरेक्टली स्टिमुलेट कर देता है स्वेट ग्लैंड को। स्टिमुलेट मतलब वो एक्टिव कर देता है स्वेट ग्लैंड को, और जब स्वेट ग्लैंड एक्टिव हो जाते हैं तो वो स्वेटिंग करने लगते हैं, पसीना बाहर आने लगता है बॉडी के। और जब आपको पता है ये पसीना जब बाहर आता है तो एक कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है बॉडी के अंदर, बहुत ज़्यादा कूलिंग फील होती है, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोगों में टेम्परेचर डाउन हो जाता है, बुखार ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है। तो हम बेसिकली ये समझ चुके हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक होता क्या है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। इधर दोनों का डिफरेंस दे रखा है, आप देख सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। अगर आप नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि एट द लास्ट टाइम आपको नोट्स ही काम आने वाले हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप नोट्स बनाते हुए चलिए। अपने आप से भी बना सकते हैं, इधर से देखकर भी बना सकते हैं। ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आप यहाँ पर समझ रहे हैं और अपने आप से ही नोट्स बनाएं और प्रिपेयर करें। और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये है कि हम आपको निराश नहीं करेंगे। अब वीडियोस टाइम पर आएंगी, और मेजरली हमारा गोल ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको टारगेट मार्क्स दिला सकें, जितना भी आपने टारगेट बनाया है उससे ज़्यादा ही दिला सकें, और किसी भी बंदे की बैक ना आए, क्योंकि बैक एक मेजर प्रॉब्लम होती है। अभी आप फर्स्ट ईयर में हैं, तो अभी आपने एंटर हुए हैं आप कॉलेज के अंदर, तो आपको बहुत ईजी लग रहा होगा, बट इतना ईजी है नहीं। बैक बहुत आती है क्योंकि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते आजकल के। पहले के लोग अलग थे, आज के अलग हो गए हैं। ये जनरेशन जी आ गई है ना, तो इसलिए थोड़ा सा फ़ोन्स, रील्स इन सब में लगे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम अपना देखते हैं, बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी, जो कि हमारे आगे तक एचएपी में बात करें, या फिर आगे तक अलग अलग सब्जेक्ट्स में यूज़ होने वाले टर्म्स की बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम में इतने नहीं पूछे जाते हैं, एक नंबर में, दो नंबर में पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, बट इट इज़ ईजी टू नो अबाउट ऑल द टर्मिनोलॉजी। तो हम एक बार देख लेते हैं सारी टर्मिनोलॉजीज़ को। इसमें सबसे पहले हम इसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है डायरेक्शनल टर्म, सेक्शनल प्लेन और बॉडी कैविटीज़। ये हमने पूरी अपनी बॉडी को इतने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, आप ऐसे समझ लीजिए। ये जो 3 ग्रुप्स हैं, इसके अंदर हमने अपनी बॉडी को डिवाइड कर दिया। इसमें सबसे पहले आता है डायरेक्शनल टर्म। डायरेक्शनल टर्म होता क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। डायरेक्शनल टर्म में हम देखते हैं कि इसके अंदर आते हैं सुपीरियर, इन्फीरियर, एंटीरियर और पोस्टीरियर। ये चारों ही होते क्या हैं, इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले सुपीरियर की बात कर लें। सुपीरियर ज़्यादातर लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ।
सुपीरियर बोलते हैं हमारी बॉडी एब्डोमिनल पार्ट से ऊपर वाली बॉडी को, एब्डोमिनल मतलब हमारे पेट से ऊपर वाली बॉडी को सुपीरियर बोलते हैं, और उससे नीचे वाली बॉडी को बोलते हैं लोअर पार्ट या फिर इन्फीरियर। ठीक। एंटीरियर एंड आप लिख तो सकते हैं ना इसको बनाकर, सुपीरियर हमारे अपर पार्ट को बोलते हैं बॉडी के, इन्फीरियर इज अ बॉडी टाइप ऑफ, इन्फीरियर इज अ लोअर बॉडी पार्ट, और एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड की बात करें, एंटीरियर एंड क्या होता है, फ्रंट पार्ट को बोलते हैं, इट इज़ अ फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी। पोस्टीरियर क्या होता है, बैक साइड। फ्रंट पार्ट से मेरा मतलब है कि जो हमारा चेस्ट और स्टमक वाला पार्ट है, सामने से हम अगर मिरर में देखेंगे जो हमारा चेहरा दिख रहा है वो पूरा जो है वो एंटीरियर एंड है, और हमारी जो बैक साइड है, बैकबोन की साइड है, बैक साइड है, उसको बोलते हैं हम पोस्टीरियर एंड। इसके बाद आता है सेक्शनल प्लेन। सेक्शनल प्लेन ये क्या होता है, इसमें आता है सेजाइटल, ट्रांसवर्स और कोरोनल प्लेन। सेजाइटल प्लेन क्या होता है, ये हमारी बॉडी को पार्ट्स में डिवाइड करता है, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट। जो हमारी, आप ऐसे समझ लिए कोई भी पर्सन है उसकी बॉडी को बीच में से काट दिया जाए, साउथ में काटते हैं गाजर मूली की तरह, उस तरह से अगर हम बीच में से डिवाइड करें उसकी बॉडी को, तो लेफ्ट वाला पार्ट और राइट वाले पार्ट में अगर वो डिवाइड हो जा रही है तो उस वाले प्लेन को बोलते हैं सेजाइटल प्लेन। और ट्रांसवर्स प्लेन क्या होता है, अगर हम पैरेलल हॉरिजेंटली काट दें बॉडी को, उसको डिवाइड करें 90 डिग्री पर, तो उस वाले प्लेन को बोलते हैं ट्रांसवर्स। और कोरोनल क्या होता है, कोरोनल को हम डिवाइड करें एंटीरियर और पोस्टीरियर में, अगर हम बांट दें, मतलब बीच में से आधी आधी, फ्रंट पार्ट और बैक साइड में अगर तोड़ दे रहे हैं, बॉडी को डिवाइड कर रहे हैं, तो उस वाले प्लेन को बोलते हैं कोरोनल प्लेन। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी क्या होता है, बॉडी कैविटी से आप ये समझिए कोई भी खाली जगह बॉडी की जो होती है उसको हम कैविटी से डिनोट करते हैं, कैविटी बोलते हैं। पहला आता है थोरेसिक कैविटी, फिर आता है डोर्सल, देन आफ्टर एब्डोमिनल कैविटी। थोरेसिक कैविटी क्या होती है, जो हमारा अपर साइड होता है, चेस्ट होता है, चेस्ट के अंदर की जो जितनी भी खाली जगह है उसको थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। और जो नीचे की होती है, जो एब्डोमिनल होती है, उसको एब्डोमिनल कैविटी बोलती हैं। और जो डॉर्सल होती है, जो डॉर्सल कैविटी होती है, वो पीछे की जो आपने एरिया होता है बैकबोन साइड का, उस वाली एरिया को बोलते हैं डॉर्सल कैविटी। तो ये आपका चैप्टर आई थिंक यहाँ पर ख़त्म हो गया है जी, यहाँ पर ख़त्म हो गया है आपका चैप्टर। आई थिंक आपको, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। और अगर आप नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं तो मैं फिर से बोलूँगा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर नहीं बना रहे हैं तो प्लीज़ आज से ही लग जाइए नोट्स बनाने के लिए, बिकॉज नोट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। किसी भी, कोई भी आप ग्रेजुएशन का कोर्स करने जा रहे हैं, एटलीस्ट नोट्स तो बनाइए। कॉलेज में गए हैं, न्यू हैं, सब कुछ समझ में आता है, और कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ यूपी बोर्ड के भी होंगे, कुछ महाराष्ट्र बोर्ड के भी होंगे, अलग अलग बोर्ड्स के होंगे। तो ये है कि मतलब थोड़ी सी दिक्कत आती है, आई नो, क्योंकि जब मैं पढ़ता था तो मेरे साथ के लड़के जितने थे तो उनके साथ भी ये दिक्कत आती थी, क्योंकि 10th 12th ये सब हिंदी में उन्होंने पढ़ा है। अब एकदम से बी फार्म में एडमिशन लिया, अब एकदम से उन्हें इंग्लिश देखने को मिल रही है, तो थोड़ी सी आपको हो सकता है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में दिक्कत है। बट आप सीबीएसई के हैं तो आपके लिए ये सब आसान होगा, क्योंकि आपने ये सारे ही वर्ड्स जितने भी हमने इस चैप्टर में डिस्कस करा है, जितना भी हमने पढ़ा है अब तक, वो सब आप पहले भी सुन चुके होंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, और हमारे इस कैंपेन के साथ जुड़ जाइए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर और ऐसे ही हमारे साथ रहिए और खुश रहिए। और हम आगे अगली वीडियो लेकर आते हैं अपना चैप्टर नंबर 2।